जय हिंद सभी को। सोच रहा था कुछ बात करने की आप सभी से किसी बहाने से। तो जैसा आपको पता है कि जो इस वक्त देश में किसानों की जो आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत महसूस की। और जिस तरह से देखा गया कि 60 दिन हो गए हैं और वहाँ पर लोग अपने प्रदर्शनों को कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी जो इसका जो रूट है, इसकी जो जड़ में जो प्रॉब्लम है, वो बेसिकली वो आरएसएस की ही डॉक्ट्रिन है, वही है। क्योंकि जो भी ये बदमाशियां हो रही हैं सब आरएसएस से ट्रेंड आदमी कर रहा है, कोई बाहर से तो आया नहीं है। वही उसी ढंग की कारगुजारी, वही कारस्तानियां जो आज़ादी से पहले थी। तो अब इसको आप इसकी जड़ में अगर जाएंगे शुरू में, तो इसको यूं समझें आप कि जो आरएसएस की जो आइडिया आया बेसिकली वो नागपुर और ये पूना के जो लोग थे वो उनकी ईजाद है। उत्तर भारत में, कश्मीर में आरएसएस का कोई मतलब नहीं, हिमाचल में कोई मतलब नहीं था, हरियाणा में कोई मतलब नहीं था, दिल्ली में इधर कहीं भी मतलब नहीं था आरएसएस का। लेकिन ये आया वहाँ से, हेडगेवार एंड कंपनी, ये जो वहाँ से आइडिया इंपोर्ट हुआ और उन्होंने इंपोर्ट किया इटली से और दूसरी अलग अलग जगहों से। तो आइडिया क्या है, एक जो ये कर रहे हैं वही इनकी आइडिया है, वही इनकी डॉक्ट्रिन है, जो किया इन्होंने। तो इन्होंने पहले ये तो तय था कि इनको लग रहा था कि अंग्रेज चले जाएंगे, मुगल्स तो हार ही गए थे 1857 के बाद, अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेज भी चले जाएंगे तो पावर किसके हाथ में आएगी। अगर भारत संयुक्त रूप से एक रहता, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, तो जाहिर बात है इस गुंडे गैंग को, इनका कोई जगह तो थी नहीं, उसमें हो नहीं सकती थी उनकी जगह, वो जगह इनकी हो नहीं सकती थी, बन नहीं सकती थी। क्योंकि जो पिछड़ों का आंदोलन था, दलितों का भी जो आंदोलन था, वो अपनी जगह ले रहा था। और बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान मिलकर के मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी थी। तो इन्होंने वो क्या किया कि उसको आबादी के हिसाब पे बांट दिया। उस साइज भले ही देश का छोटा हो जाए, लेकिन इनको वो बांट दिया इन्होंने। और तुर्रा ये था, पैराडॉक्स ये था कि सपना अखंड भारत का ले रहे थे, अफगानिस्तान तक का वो मैप में ईरान तक को जोड़ रखा था, और जो हाथ में था उसके 3 टुकड़े कर दिए इन्होंने। अब वो कैसे टुकड़े हुए, क्योंकि उसमें निजी लालच भी थे लोगों के कि भाई आज़ादी चली जाएगी तो जो पंडित नेहरू का समाजवाद, सोशलिज्म आता, तो वो ज़मीनों की बात होती, उसमें राजशाहियाँ खत्म हो जाती, और हुई हैं वो। तो वो चल नहीं पाता, तो इन्होंने क्या किया कि उसको बांटने के लिए इन्होंने क्या किया कि खुद अपने ही लोगों को कांग्रेस में घुसा दिया। और चूंकि डॉक्ट्रिन नफरत की थी तो वो सुनता तो इनकी कोई था नहीं, तो धीरे धीरे इन्होंने उन लोगों को अपने कांग्रेस में भी घुसाया, और पैरेलल कांग्रेस का बाहर रह के उसका मुखालफत भी करते, उसका विरोध भी करते रहे।
आधे अपने कुछ लोगों को कांग्रेस में घुसेड़ दिया, कुछ बाहर रह के उन्हीं लोगों की आलोचना करते रहे, तो ताकि उनकी लेजिटिमेसी हो जाए कि हाँ ये पक्के कांग्रेसी हैं। जबकि वो संघ से खाद पानी वो गरम दल वाले थे जो लोग, तो उनको हीरो बना के ज़्यादातर ये उन्हीं की पूजा करते रहे, तिलक टाइप लोगों की। और उनको इससे मतलब नहीं था कि अंग्रेज जाते हैं, वो तो जो बदस्तूर गुलामी जो दूसरों को करना था उनको बना के रखते गुलाम अपना। तो इन्होंने वो इस तरह से उसमें किया। और उधर साथ में जो टू नेशन थ्योरी वो सावरकर की जो इजाद थी। और क्योंकि अगर मुसलमानों की बात अगर ये होती तो अल्लामा इकबाल जो गाना लिख के वो जो कौमी तराना के भाई सारे जहाँ से अच्छा, तो वो कल्पना में नहीं था, कल्पना में तो वो हिंदुस्तानी था, तो उसी हिसाब से उन्होंने उसको लिखा। तो उनके दिमाग में नहीं थी बात, जिन्ना के दिमाग में भी नहीं थी बात, लेकिन इनके दिमाग में थी। जो संघी जो ये गैंग था इसके दिमाग में थी ये बात कि हम एक नहीं रह सकते। वो शुरू से ही मान के चल रहे एक नहीं रह सकते थे। तो मुगल्स टाइम में कैसे एक रह रहे थे, ब्रिटिश टाइम में कैसे रह रहे थे, डंडे के जोर पे रह रहे थे। डंडे से डर लगता था तो इसलिए चून ही निकली मुगल टाइम में, चून ही निकली अंग्रेजों के टाइम में। लेकिन जब ये लगा कि आंदोलन होगा और अंग्रेज जा सकते हैं, तो इनको पावर चाहिए थी। पावर कैसे आएगी अगर वो पूरा भारत एक रहता? तो सीधी सी बात है कि जो नेचुरल अफिनिटी थी जो इधर की जो जो बैकवर्ड क्लासेस की और उनकी, वो मुसलमानों के साथ या सिखों के साथ होनी थी। क्योंकि वो अल्टीमेटली वो निकले तो यहीं के लोग बने ना, सिख और इस्लाम। तो इनको तो खुद डर था कि अपना इतने बड़े देश में खुद अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो इन्होंने उसको हवा देने के लिए वो मुस्लिम लीग वाला, तो अब कोई बताएगा थोड़ी, अंडरनीथ तो यही रहा होगा कि वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। और जो मुस्लिम लीग में जो बड़े ज़मींदार और जो बड़े वैसे लोग थे, तो उनको भी यह था कि हमें तो पावर मिल जाएगी, हम इंडिपेंडेंट अपना पावर करेंगे, ले लेते हैं पाकिस्तान। उनको क्या बुरा था, अंधा क्या चाहे दो आंखें, उनको पाकिस्तान हो गया। तो इन्होंने उसको पूरे एरिया को ऐसे इन्होंने डिवाइड कर दिया, और बेसिकली इन्होंने मुसलमानों को डिवाइड कर दिया पूरे उसके। तो जो ताकत का अलायंस हो सकता था साथ में, वो इनको हजम नहीं होता। ताकत हजम होती है, ताकत है, चीन ने अगर ताकत दिखाए हजम हो जाएगी, क्योंकि बोल नहीं सकते उनके आगे। तो इनके साथ जो ताकत की भाषा में इनसे बात करता है, वहाँ ये सरेंडर इनका पूरा साष्टांग दंडवत हो जाते हैं, वो सारा ये अपना लेके बैठ जाते हैं। तो पहली बात तो यह कि आरएसएस तो ताकत की भाषा जानता है, उससे आप किसी गांधी जैसा आदमी इनको नहीं बदल सका। हमारी तुम्हारी क्या औकात है, उसी को ठिकाने लगा दिया। तो ये सोचना कि इनसे कोई बड़े, इनके आरएसएस में कोई ईसा मसीह पैदा हो जाएगा या महात्मा गांधी या कोई बड़ा शख्स, ऐसी बड़ी कोई बुद्धा पैदा हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो इस तरह का ख्वाब देखना कि इनसे आप शराफत की भाषा में बात करोगे तो नहीं चलेगा इनसे। तो इसलिए माफीनामे लिखते थे ना, डर लगता था इनको, ना ये कुर्बानी दे सकते हैं, ना मर सकते हैं, कुछ नहीं, डर लगता है। तो इन्होंने उसको पूरा ऐसे इन्होंने, फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि इसमें आज़ादी के समय से कांग्रेस में भी अपने लोग घुसने शुरू कर दिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में चुपचाप लगे रहे, कोई शोर शराबा नहीं किया। और जो कांग्रेस को बड़े काम करने थे, चाहे वो नेहरू जी के टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में, तो वो इस संघी जमात ने जो कांग्रेस में घुसी हुई थी, मौका परस्त संघी जमात, इसने उन कामों को सिरे नहीं चढ़ने दिया। अगर वो चाहे दंगों पे एक्शन भी लेना चाहते हो, चाहे यूपी में या और जगहों पर, तो इस जमात ने उन पर एक्शन नहीं लेने दिया कि ये उसमें घुसी हुई थी।
तो धीरे धीरे इन्होंने अपने लोगों को संस्थानों में पहुंचाया। तो कार्रवाई किसके यहाँ के, अभिनव भारत संघ, वो सेना का बंदा था जो कर्नल पुरोहित, तो वो तो एक पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ गया वो तो और बात थी। तो संघ में इन्होंने पुलिस में, जुडिशरी में, सब जगह अपने बंदे फिट करने चालू कर दिए। पुलिस उन्हें पकड़ेगी, वो कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, बरी हो जाएंगे, और यही हुआ। तो ये लाजमी तौर पर इन्होंने उसको, तो अब ऐसे ही इन्होंने क्या किया कि जो बहुत सारे लोग जो सिख बने, तो वो तो यहाँ के जो ओबीसी के लोग थे, पंजाब में जाट बहुल इलाके थे, वहाँ से लोग सिख बन गए। इनके साथ तो बराबरी हो नहीं सकती थी, ये तो आउटकास्ट थे सारे लोग, तो जो भी सिख बने, तो इनको वो खतरा भी था। तो पंजाब बांटा इन्होंने, हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में उनको अलग कर दिया। पूरे जो खेती वाले जो लोग थे उन सबको बांट दिया, 3 टुकड़ों में कर दिया। ताकत बिखर गई इनकी। तो ये इनको खतरा हो सकता था कि ये ताकत, तो इन्होंने उनको बांट दिया। अब इसको यूं देखें कि किसको बांटा, क्योंकि जो खेती करने वाले लोग हैं, जो पंजाब के, हरियाणा के या यूपी के, उनकी ब्लड लाइन एक है। भाषा अलग हो सकती है, लेकिन उनका जो ब्लड लाइन है वो तो एक ही है। कश्मीर में जाएं, कश्मीरी पंडितों की या कश्मीरी मुसलमानों की ब्लड लाइन एक है। मुसलमानों में भी चौहान है, हिंदू में भी वहाँ चौहान है, वहाँ मलिक भी हैं, वो भी मलिक हैं, भट्ट हैं, वो भी भट्ट हैं, कार हैं, वो भी कार हैं। तो वो इन्होंने बांटा। ऐसे ही जो पंजाब और हरियाणा, ब्लड लाइन एक है उनकी। पाकिस्तान में जो पंजाब है, जो इलाके हैं उनकी, और भारत के पंजाब के लोगों की ब्लड लाइन एक थी। मजहब अलग हो सकता था। ऐसे ही बंगाल की उनकी ब्लड लाइन एक थी। बंगाली मुसलमान को, बंगाली हिंदू को एक साथ खड़ा कर दो, बड़ा फर्क करना मुझे, एक ही ब्लड लाइन थी। तो इन्होंने ऐसे उनको बांटा। इन्होंने अब 84 के अंदर क्या किया, कोई स्पोरेडिक हिंसा होती है, स्पोरेडिक वायलेंस होती है, तो इक्का दुक्का कोई छुटपुट कोई वायलेंस होगी, वो हो गया, वो समझ आती है कि किसी को गुस्सा आ गया, उसने जज्बात में आके वो काम कर दिया। लेकिन जब हिंसा संगठित होती है तो वो संगठन ही कर सकता है। तो इस देश में ना तो कांग्रेस ना कोई और पार्टी ऐसी संगठित थी, सिर्फ केडर एक के पास था, आरएसएस के पास, या दूसरा कम्युनिस्टों के पास। और कम्युनिस्ट कभी भी ऐसी हिंसा में और इस तरह की, वो मजलूम के खिलाफ जा नहीं सकते, वो तो मजलूम का साथ है। तो इनकी संगठन हिंसा थी। तो एक तीर से कई निशाने साधे। जब वहाँ आतंकवादी वहाँ मारते थे, वहाँ पंजाब में, तो शोर मचा था, हिंदू को मार दिया, हिंदू मार दिया, हिंदू मार दिया। तो वो एक अंडरकरंट था। लेकिन जब हिंसा हुई तो इन्होंने वो एक तीर से कई निशाने, खुद दिल्ली में दंगे हुए, या उसके बाद सारा कालिख उन्होंने कांग्रेस के मत्थे मर दी। और मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस में घुसे संघियों की वारदातें हैं। इसमें नेहरू और इंदिरा जी को दोष देना या उनको दोष देना ये नहीं है। संघी बड़ी तगड़ी लॉबी हो गई थी। खुद नेहरू जी इस बात को समझ रहे थे कि जो हो रहा था उनके टाइम में जितना कर सकते थे उन्होंने किया। तो ये ब्लड लाइन इनकी थी। तो अब इनको कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। इन जनसंघियों को, इनको सब जानते थे कि कैसे लोग, कांग्रेस की मेहरबानी थी इनको जिंदा रखा, या उन संघियों की, कांग्रेस में घुसे संघियों की मेहरबानी थी कि इनको स्पेस देते रहे और ये ग्रो करते रहे। कोई एक्शन लेना भी चाहा तो कोई सख्त इन पर कार्रवाई होने नहीं दी, ये ग्रो करते रहे। क्योंकि सिस्टम में भी ये लोग घुस गए।
तो ना तो कोई जस्टिस मिलेगा, ना कोई इंसाफ होगा, ना आपको आर्थिक, कोई राजनीतिक, कोई सामाजिक स्वतंत्रता मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। और उस अड़चन में इनको संविधान भी दुश्मन दिखाई देता है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइज हमला किया नेहरू पे, इंदिरा जी पे, उन पे सब पे वो हमला करते रहे, तब उनकी इमेज खराब करते रहे। यही इनके पास है और करने को है क्या। तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे कंटेमिनेट किया, इन्होंने वो इन्फिल्ट्रेट किया, जिन लोगों के खिलाफ है उन्हीं में इन्फिल्ट्रेट किया, वही इनकी कारस्तानी मोडस ऑपरेंडी वही है। तो ये बैकवर्ड क्लासेस में घुस गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुस गए, ऐसे दलितों में घुस गए, आदिवासियों में घुस गए, उन्हीं को खिलाफ है और उन्हीं के बीच में घुस गए और उन्हीं से उन्हीं के लोगों के खिलाफ झगड़ा करवा रहे हैं। तो ऐसे उत्तर प्रदेश की जो ब्लड लाइन, जो किसानों की ब्लड लाइन है, एक है वो, चाहे वो मलिक मुसलमानों में, उसके हिंदुओं में भी है, उनकी ब्लड लाइन एक है, उनको इन्होंने बांट दिया। कभी कोई सोच सकता है चरण सिंह के ज़माने में हिंदू किसान, मुसलमान किसान, हिंदू पानी मुस्लिम पानी, हिंदू हवा मुस्लिम हवा, हिंदू हरा पत्ता मुसलमान हरा पत्ता, हिंदू गुलाब मुस्लिम गुलाब, ये कोई सोच सकता था? इन्होंने ये किया तो इनको मौका नहीं मिल रहा था, वो मौका इनको मिला। तो ऐसे इन्होंने किसानों का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, इनका जो पहले इन्होंने पंजाब को ऐसे बांटा, फिर इन्होंने इधर तोड़ दिया लोगों को। यहाँ से इनको एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 1857 की जो क्रांति का बिल्कुल सब हिंदू मुसलमान मिलकर किया, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड इन्होंने तोड़ा। नहीं तो क्या रुतबा था उस जमाने में, चौधरी चरण सिंह हो, देवीलाल जी हो, या महेंद्र सिंह टिकैत हो, उनका क्या जमाना, क्या उनका उरूज था, उनका क्या ऊंचाई थी उनकी। तो ये उसमें इनको खाद पानी मिल नहीं रही थी, तो इन्होंने वो शुरू किया और तुम्हें चिपका दिया मंदिर, मंदिर चिपका दिया तुमको। किस लिए? कि मरोगे तो परलोक का सुख भोगना है तुम्हें, परलोक में करोगे क्या? चलो मिल गया, परलोक करोगे क्या? आ गया परलोक में, आ गए, करोगे क्या भाई? वही जो यहां कर रहे हो। तो खुद भोगा लोक का सुख और तुम्हें दिखाया परलोक का सुख। तो ये इनको अब चूंकि इनके पीछे जिनका पैसा लगा है, जिन्होंने लगाया, वो अब इनसे काम ले रहे हैं, उन्हें हर चीज चाहिए। अब किसान की जमीन भी चाहिए, उसकी फसल भी चाहिए। तो ये पूरा एक साजिश है। इन्होंने पहले देश को खंड खंड टुकड़े, तो टुकड़े टुकड़े गैंग ये है। इन्होंने किसानों की पूरी राजनीति को खत्म कर दिया और किसानों में ज्यादातर जो जाट नेता थे सबको खत्म कर दिया, टुकड़े लाइन लगा दिया। नहीं तो उनके मुकाबले में कौन होता था? वो आके वो तो डायरेक्ट सीधी बात होती थी, ये कोई मुद्दे ही नहीं होते थे, बैठ के बात सुलट जाती थी। तो अब सावधान रहने की जरूरत है। किसान आंदोलन में भी अपने लोगों को पहले से इन्होंने घुसा रखा है। वो भानु प्रताप कोई नया नहीं है, वो पहले से घुसा हुआ था, इन्हीं के लिए काम कर रहा था। जो आप कर रहे थे उन्हीं को जाके सारा उसने भेद खोलना था। तो आपके बीच में घुसे हुए हैं संघियों का यही पैंतरा है, वो आपके घर में घुस जाएंगे, चाहे जो मर्जी करना पड़े उन्हें। फिर वो दलित का पानी भी पी लेंगे, वो मुसलमान का गोश्त भी बर्दाश्त कर लेंगे, सब कर लेंगे, उन्हें तुम्हारे अंदर घुसना है। तो अब कहना यह है कि इस आंदोलन के दायरे को आप बढ़ाओ। ये कोई अलग जुदा नहीं है। फार्मर्स के जो किसानों के मुद्दे हैं, चाहे वो एमएसपी का है, चाहे वो आपका तीनों कानूनों का जो मुद्दा है, मिट्टी डाल रहे हैं आंख में, सबको दिख रहा है कि उनकी बर्बादी क्या किताब लिख रहे हैं जो बैठ के और कह रहे हैं कि हम, उन्हें चाहिए नहीं। किसान कह रहा मेरे सर में दर्द है, कहते घुटनों पे तेल मल ले। वो कह रहा भाई घुटने में दर्द ही नहीं है, मुझे सर का दर्द है, उसका इलाज नहीं कर रहे, कह रहे घुटने को दस्त की दवा ले ले, कब्जी ठीक कर ले। वो कह रहा है मुझे एमएसपी चाहिए, कहता पेड़ा खा लो। क्या मतलब, क्या है ये? तो जाहिर बात है, और आप इनसे कोई उम्मीद ना करें। तो पत्थर, कोई संवेदना होती, कोई ऐसी बात होती तो ऐसा थोड़ी होता। पत्थर है, इनसे क्या उम्मीद आप करते हो? कुछ भी नहीं निकलेगा रिजल्ट।
इनके अंदर संवेदना होती थी, गुजरात जैसी वारदात हो सकती थी कि पेट काट के बच्चे को उछाल के और उसको तलवार से मारा जा रहा है, ऐसी विभत्स इनकी दिमागों की हालत देखो। ये तो जो सैडिस्ट होते हैं, जो जो कैसे बोलेंगे उसको, दूसरे को प्रॉब्लम, जो दुख दे करके खुशी मनाने वाले लोग हैं ये। तो चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, चाहे वो, अब ये अलग नहीं है। सीए एनआरसी वाला जो मुद्दे हैं, सीए का मुद्दा है, वो अलग नहीं है, वो इसी का पार्ट है। वो और खतरनाक है कि लोगों को डिफ्रेंचाइज कर दो, वो डिटेंशन सेंटर में भेज दो। सोचो इनके दिमागों की हालत, इंसान को किस लेवल पर ये सोचते हैं। जुल्म और जालिम की सोच देखो, डिटेंशन सेंटर की कल्पना कैसे इनके दिमाग, तो किस तरह के लोग हैं ये, कितने क्रूर दिमाग हैं इनके। तो उसमें तो चलो कुछ नहीं करेंगे, वर्क परमिट टाइप दे देंगे आप काम, और फिर उसके बाद आप साबित करते रहे तब मर खप जाओगे। तो उसमें भी इनको इंटरेस्ट नहीं है। इनका इंटरेस्ट है कि जो लोगों का राइट टू वोट है उसको हटा दें लोगों से। उसमें आदिवासी भी वोटों का राइट चला जाएगा, उनका भी चला जाएगा, सबको। तो इतनी बड़ी आबादी को बिल्कुल वो कर देंगे। फिर यूनिवर्सिटीज को बाजार में दुकान लगा के बैठ के सेल लगा रखी है, 25-25 लाख की इंस्टीट्यूशंस की फीस हो जाएगी, कौन भरेगा उसको, किसके बच्चे, कोई गरीब आदमी के बच्चे। तो ना वो अलग मुद्दा है, ना सीए अलग मुद्दा है, कश्मीर भी अलग। कश्मीरियों पे बेइंतहा जुल्म ढाए हैं इन लोगों ने। तो सब ये जुड़ी हुई बात है, चाहे फार्मर है, चाहे आदिवासियों के मुद्दे, ये अलग नहीं है। तो अब आप एक उससे करेंगे, दो नहीं, आप मुट्ठी बन के सबको एक साथ खड़ा होंगे। अगर इसमें कांग्रेस की भी जरूरत पड़ती है, आम सिर्फ की भी पड़ती है, कम्युनिस्ट की, सबको लो, क्योंकि एक राजनीति तो हो ही रही है। और हो क्या है, और राजनीतिक आंदोलन को राजनीति से लड़ा जाएगा ना। खबर आई थी पिछले साल, कहीं पढ़ा था कि 25 लाख पुलिस की यूनिफॉर्म आरएसएस ने खरीदा है। क्या करेंगे, उसका हवन करेंगे वो। तो ये वो यूनिफॉर्म अपने कारकुनों को, अपने केडर को पहनाएंगे, और वो पुलिस के साथ मिल करके कोई भी वारदात कर देंगे। पुलिस कहेंगी हम नहीं थे, ये कहेंगे हम नहीं था, वारदात हो जाएगी। तो कितना खतरनाक प्लान इनका है, ये अंदाजा करेगा। तो पूरी संवैधानिक व्यवस्था ही ध्वस्त करेंगे। कोर्ट में अपने लोगों को पहुंचा दिया है, प्रेस में अपने लोगों को पहुंचा दिया है। मीडिया आपका अपना नहीं है। आप मीडिया को लेकर रोना क्यों, वो आपका है ही नहीं, तो रोना किस बात का, देखना बंद करो उसे। जो मीडिया आपका नहीं है, क्यों देख रहे हो आप। जो आपका बाप नहीं, उसे पापा क्यों कह रहे हो भाई, छोड़ो उसको। जो मीडिया आपको नहीं देख रहा है उसको छोड़ो, बंद करो उसको, अपने मीडिया चलाए। लेकिन उसके साथ ये ना, इनको तो बंद करो देखना। और सरकार तुम्हारी नाक में दम दे रही है, तो तुम्हें सरकार की नाक में दम देना पड़ेगा। ये मानने वाले नहीं है ऐसे, ये संघ है। संघ का इतिहास है, ये ताकत की भाषा समझ सकता है, और इसके पास कोई भाषा इसको समझ नहीं आती। चीन घुसा चला जा रहा है, इनके मुंह से ची ची निकल रही है, चीन का नाम नहीं निकल रहा। गुर्दे की बात होती है, लड़ने वाला तो आदमी कैसे है भाई, घुसा चला आ रहा है, लेकिन नहीं। तो ये सारे जुड़े हुए पार्ट हैं। लॉकडाउन में इतने लोग मर गए, बेरोजगार हो गए, भूखे मर गए लोग, पैदल चले जा रहे सड़कों पे। तो इनसे आप उम्मीद कर रहे हो कि तुम किस धरना देके वहां बैठे हुए हो, या भूखे मर जाओगे, या अनशन करोगे, तुम्हें इनको फर्क पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों, 40-45 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी, जून का महीना, मई का महीना, और बच्चों को दौड़ा दिया, भूखे प्यासे चले जा रहे हैं। तो इनसे आप उम्मीद कर रहे हो कि आपकी उस पर, तो अपने कैनवास को, आंदोलन के कैनवास को बड़ा करो, इसको दायरा, इसका बढ़ाओ।
और नजर रखो कि कौन है आपके साथ में। बहुत सतर्क होकर चलना है, क्योंकि इनकी तादाद उतनी नहीं है। ये ऑक्टोपस है, इसके एक ही टेंटिकल्स हैं, ये सारा एक ही वो है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अभिनव भारत, सनातन संस्था, राम सेना, हिंदू वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, फलाना लिखना, एक ही ऑक्टोपस है और आरएसएस इसका सर है। तो ये सारा, तो इसके दायरे को बड़ा करना पड़ेगा। अब इसके दायरे को बड़ा क्या करना है, उठाओ सामाजिक मुद्दों को भी। आप ले लो, एक परचम उठा लो कि भाई हमने पश्चिमी यूपी से, कोई जाति, किसान की कोई जाति नहीं है, किसान किसान होता है। कोई जाट नहीं, कोई गुर्जर नहीं, कोई दलित नहीं, कोई शूद्र नहीं, कुछ नहीं, कोई यादव नहीं, कोई कुर्मी नहीं, खत्म। सब तो किसान ही है ना। जो श्रम करके अपनी रोटी कमा रहा है, रोजी कमा रहा है, वो किसान ही तो है। लकड़ी का काम करने वाला भी किसान है, कारपेंटर किसान है, शू मेकर किसान है, जो शू रिपेयर का काम कर रहा है, शू मेकिंग कर रहा है, टैनरी का काम कर रहा है, तो देर आल्सो फार्मर, वो भी किसान है। खेत में जो जाके पानी दे रहा है वो भी किसान है, खेत की जो फसल काट रहा है वो भी किसान है, जो फूलों की खेती कर रहा है वो भी किसान है, जो चावल की खेती कर रहा है वो भी किसान है, जो मछली पकड़ रहा है, मछली पालन कर रहा है वो भी किसान है, जो मुर्गी पालन कर रहा है वो भी किसान है, जो पशुओं को चला रहा है वो भी किसान है, जो दूध बेच रहा है वो भी किसान है। सब तो किसान है, सब हलाल की खाने वाले हैं। वही किसान नहीं है जो हराम की खा रहा है, जिसके मुंह हराम लगा हुआ है, वो किसान नहीं है। बाकी तो सारे किसान हैं, और जिनसे जिंदगी बनती है उन्हीं को आपने जलील कर दिया, उन्हीं लोगों को, उन्हीं पेशों को आपने जिल्लत कर दी। तो ये जो नफरत का बाजार इन्होंने जाति खत्म कर दो, जरूरत नहीं है। ये लड़ाई का कैनवास बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके तुम्हें निकलता जाएगा शिकार करके, कि मैं गुजर का दुश्मन हूं, मैं जाट का दुश्मन हूं, अभी मैं जाट को खा रहा हूं। फिर जाट से निपटेगा तो कहेगा मैं यादव को खा रहा हूं, यादव से निपटेगा बोलेगा मैं अब गुजर को खाऊंगा। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, कुर्मियों का दोस्त हूं, लेकिन गुजर को खाऊंगा। फिर कुर्मी को निकलेगा, कहेगा कुर्मी का दोस्त हूं मैं, अब दलित को खाऊंगा। ये है। अभी मैं मुसलमानों का खाऊंगा तो तुम सब साथ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें एक एक करके खाऊंगा। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। तो अपने आप को खत्म करो, इन भेदभावों को, कि भाई ये ब्राह्मण किसान है। नहीं, किसान की क्या हुआ, किसान ब्राह्मण, गेहूं ब्राह्मण है कि गेहूं शूद्र है? ये क्या, गेहूं गेहूं होता है, पानी पानी होता है। ये ठाकुर का कुआ, ये जाट का कुआ है, ये फलाने का कुआ है, और नीचे जाओ जमीन के नीचे पानी कहाँ, जाट और ब्राह्मण है, पानी तो वही है नीचे। तुम्हारे देखने की नजर ने तुम्हें धोखे में रखा हुआ है, इंसान तो सब है। तो ये सारी जो बीमारी है ये नागपुर से निकली हुई है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, तो हमारे यहाँ के ब्राह्मणों में तो ये बात नहीं है। लोगों ने कुर्बानियां दी। केरल में, साउथ में, ये ऐसा नौंदी पास ब्राह्मण थे, हजारों एकड़ जमीन बांट दी लोगों ने। कौन संघ में था? नेताजी संघी थे, भगत सिंह संघ में थे, चंद्रशेखर राज संघी थे, राजगुरु सुखदेव संघी थे। कौन संघ में था? और अगर धर्म आपको ये आपके लिए बेहतर है, आप सिख बन जाओ। गुरु गोविंद सिंह के प्यारे तो वही थे ना सब, जो बैकवर्ड के खेती वाले मरे हुए दबे, उनको ही तो उन्होंने सिंह बनाया। कि जिनका मान नहीं है उनको मान दिया, जिनको साहस नहीं उनको साहस दिया। ये गुरु गोविंद सिंह की तो परंपरा थी। तो मास कन्वर्जन ऐसे ही तो हुआ था। क्या मिलता है आप, क्या मिलेगा? तो आंदोलन का दायरा बढ़ाओ, और इसका दायरा बढ़ाने के लिए जो इस दायरे के बढ़ने में रुकावट है, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, जहां भी, खत्म कर दो। नहीं चाहिए। ये देश को तबाह कर देंगे बुरी तरह। कुछ आपके हाथ पल्ले बचेगा नहीं। लूट लूट के कुछ भाग गए, कुछ भाग जाएंगे। तो दायरा बड़ा करो आंदोलन का,
आप सबसे मीटिंग करो, चाहे वाम सेफ के लोगों से मीटिंग करो, कम्युनिस्टों से मीटिंग करो, कांग्रेस से मीटिंग करो, सबसे मिल करके। तो क्योंकि ये आपको नहीं पता आपकी लड़ाई किससे है। ये बहुत बड़ा भस्मासुर है ये, और ये पत्थर है। इनसे किसी ये जिंदा लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, मुर्दा लोग हैं, इनमें जिंदगी क्या है? ये तो खा रहे हैं, हाग रहे हैं और मर जाएंगे एक दिन, खत्म कहानी इनकी। बाकी ये तबाही करके चले जाएंगे बस। तो आंदोलन के दायरे को बड़ा करो। मैं जितने भी किसान सब लोग हैं और भी जो लोग हैं, सब मिल करके इस आंदोलन के दायरे को बड़ा करो। ये ऐसे नहीं बा जाएंगे ये लोग। और आंदोलन जैसे भी संभव हो, आंदोलन होता है। तुम्हें चैन नहीं है तो इनको चैन मत लगने दो, बस इतना सा है। कफन बांध ही लिया सर पे तो फिर मौत से क्या डरना है? मौत तो सबकी, इनकी नहीं होगी मौत। आपको मरने का डर तो इनको भी होगा। इनका कोई इकबाल है, इनका कोई नैतिक बल है क्या है? इनके पास कुछ भी नहीं है। इनकी शक्लों से इनके दिल की हालत नजर आती है। सबको पता है दिल्ली में लाल किले में क्या हुआ, गोदी मीडिया ने क्या कथा फैलाई। अरे छोड़ो इनको, हटाओ। क्यों इनको मुंह लगाते हो? क्यों देखते हो इनको? क्या जरूरत है? अपना मीडिया चलाओ, जैसा भी हो उसको खड़ा करो, अपने बच्चों को बनाओ। आजकल के ये बच्चे टैलेंटेड हैं कि इनके पर भरोसा करो। ये मीडिया की इजारेदारी जो है कि ये हमारा है और ये स्ट्रांग होल्ड है और हम लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे और बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। हटाओ इनको, साइड करो, अपना मीडिया चलाओ। मैं तो नहीं देखता बिल्कुल भी, और कभी देखूंगा भी नहीं। तो आंदोलन के दायरे को बड़ा करो, बहुत बड़ी लड़ाई है। अगर अंग्रेज नहीं होते तो आपकी लड़ाई इन्हीं से होनी थी। 1947 से पहले अगर अंग्रेज नहीं होते तो ये लड़ाई आपकी इन्हीं से होनी थी। वो तो अंग्रेज थे तो लड़ाई की दिशा बदल गई, वो अंग्रेज दुश्मन सामने दिखाई दिया। ये बीमारी दिखाई नहीं थी जो आपको पीछे से सता रही है। तो अब भी कुछ नहीं है खोने के लिए। क्या खोना है? जिंदगी जान है तो जानी है। जान रहेगी किसकी, रहेगी किसकी रही है? जान तो वैसे भी जानी है। तो आंदोलन के दायरे को बड़ा करो, यूथ को ऑर्गेनाइज करो। अगर आप केडर बनाओगे, अगर आप इकट्ठा संगठन बनाओगे तो सभी जातियों को उसमें जाति तो खत्म करनी पड़ेगी ना, तभी सबको इकट्ठा लेके चलोगे। आप जाति की पहचान भी रखोगे और फिर एकता की बात भी करोगे तो ही नहीं चलेगा। आपको मिटाना ही पड़ेगा वो। जिस दिन ये मिट जाएगी उस दिन आपकी एक ताकत हो जाएगी। जिस दिन ये धार्मिक सेंसिटाइजेशन है, अभी हम इतने मेच्योर नहीं हैं, अभी हम इतने रिफाइंड लोग नहीं हैं। हम एक जालिम और बर्बर और उस टाइप के लोग हैं, एक जानवर के लेवल पे जो थिंकिंग है उस टाइप के लोग हैं। जिस दिन हमें यह फर्क नहीं पड़ेगा कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, हम उसको देखेंगे नहीं उस नजरिए से, तो उस दिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और जब ये आप सारी पहचानों को हटा दोगे तब आप एक साथ हो जाओगे। और भागीदारी का मतलब ये है कि आप जज भी आपके हों, आप पुलिस में भी आपके लोग हों, फौज में भी आपके लोग हों, ये जरूरी है। तब जुल्म ऐसा नहीं होगा। इस तरह से कहानी जुल्म की नहीं लिखी जाएगी। ये तो जज में भी वही है, पुलिस में भी वही है, सेना में भी वही है, राजनीति में भी वही है। आपकी सुनेगा कौन? अफसरशाही में वही है, सुनेगा कौन? आपको तो वो चस्पा कर दिया ना मंदिर। तो भूख लगे तो अयोध्या जाना मंदिर में, नंगे घूम रहे तो कपड़े के लिए अयोध्या जाना मंदिर में। तो आपको क्या बनाना है? स्वावलंबन थोड़ी बनाना है, भिखारियों का टोला तैयार करना है कि मिलजुल कर भीख मांगो आप। तो आंदोलन का दायरा बढ़ाओ, अपने उसको खत्म करो। ये परचम तो अगर ये टिकैत के सर पे जिम्मेदारी है तो वही लेनी पड़ेगी आपको। और टिकैत पे सबके ऊपर जिम्मेदारी है। तो ये गहन चिंतन मनन करो कि आने वाली नस्लों को और इस देश का क्या भविष्य आपको रखना है। आंदोलन बहुत बड़ा
आपके कद से बड़ी विचारधारा बन गई है, तो इसको आप वैसे लेके जाना। अगर ऊपर वाले ने आपके हिस्से या जिम्मेदारी लिख दिया तो ले लो इसको, उठा लो इसको, और मिलजुल करके। तो आंदोलन के दायरे को बड़ा करो। आप अकेले कैसे लड़ पाओगे इनसे? तो इसलिए सबसे विचार विमर्श करके, मशवरा करके, सबको साथ लेकर के चलो, तब ये बात होगी। और उसके लिए आपको उस सारी चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा जो आपको कमज़ोर करती है, और उन सारी चीज़ों को बनाना पड़ेगा जो आपको मजबूत करती है। तो फिरके ख़त्म करने पड़ेंगे, भाषाई फिरके हों, चाहे वो जात के फिरके हों, सबको ख़त्म कर दो। अब चल नहीं सकता ना मैं अपने जात भी लेके चलूँ और एकता की, वो होगा ही नहीं वो कभी। और फिर मरते रहो एक एक करके। ये तो अजगर है, सबको निकल जाएगा ये। बाकी तो मंडी लगी रही है आपके देश की, दुनिया में। तो अब भी कुछ नहीं है, इस आंदोलन के दायरे को बड़ा करो और थोड़ा बड़ा सोचे। ये बड़ी जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आ गई है, और इसको आप सोच के चलिए। जय हिंद।